डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनके प्रति जागरूक हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। अनार हमारे देश में काफी लोकप्रिय है और हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग लगातार बनी रहती है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान इसके निर्यात से संबंधित कुछ सावधानियां बरतें। तो कौन सी हैं वो सावधानियां, इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से उप निदेशक DPPQS डॉक्टर ज्ञानेश्वर बंछौर जी। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। अनार के निर्यात के लिए भी भारत सरकार प्रयासरत है। वर्तमान में मुख्यतः महाराष्ट्र से ही अनार का निर्यात हो रहा है, किंतु साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी अनार के निर्यात के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में भी किसान भाई जिन्हें अनार का निर्यात करना है वो भी अपने बागानों का राज्य सरकार के बागवानी विभाग या कृषि विभाग में पंजीकृत करा लें। और उससे संबंधित जो कीट है, इसमें प्रमुख कीट फल मक्खी, फल छेदक और कुछ रस चूसने वाले कीट है जैसे मिलीबग, थ्रिप्स, माइट्स भी प्रमुख है। इन सब का अपने बागानों में उचित पद्धति अपनाकर IPM पैकेज अपनाकर उसका नियंत्रण करें और यह बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आपके फसल में कब कब कौन से कीट आया है उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करें और फिर उन कीट रोगों के नियंत्रण के लिए कौन से विधियों का पालन किए हैं उसके बारे में भी जानकारी ज़रूर लिख के रखें। और फल मक्खी के लिए फेरोमोन ट्रैप यह आप जो अवश्य लगाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार के रसायन केमिकल्स के पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो वह CIBN-RC से अप्रूव्ड पेस्टिसाइड हो, लेबल केम पेस्टिसाइड हो, उस फसल के लिए वो प्रमाणित हो, उस फसल के लिए वो अनुशंसित हो। ये अनार के निर्यात के संबंध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि अनार के निर्यात अगर आपको यूरोप के किसी भी राष्ट्र में करना है तो उसके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका निर्यात अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया को है तो वहाँ पे इरेडिएशन की ज़रूरत है और इरेडिएशन के पहले उसमें जो माइट की समस्या है, माइट एक सकिंग पेस्ट होता है, कीट जो फल का रस चूसता है, उस कीट को ब्रशिंग और वाशिंग और ब्रशिंग के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरत है। तो इरेडिएशन के पहले माइट के लिए सभी अनार के फल का वॉशिंग और ब्रशिंग पैक हाउस में करनी है, फिर उसका इरेडिएशन करना। अंत में मैं किसान भाइयों से यही अपील करना चाहता हूँ, अपने बागानों पे जहाँ से हमें अनार का निर्यात करना है वहाँ पे कीट और रोग का प्रबंधन कर लें और यह सुनिश्चित करें कि जो अनार आपके बागान से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वह कीट से मुक्त हैं। नजर डालते हैं विज्ञान और किसान की ओर। हमारे देश में बहुत मांग है सोयाबीन की। जी हाँ, इससे कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं और इससे दूध भी बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आइए इसी के बारे में आपको जागरूक करते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है
इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं अमरूद की खेती के बारे में। सर्दियों में अमरूद के पेड़ों को ठंड और पाले से बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फल की क्वालिटी गिर जाती है। हल्की सिंचाई, पुआल से मल्चिंग और पोटाश डालने से पौधे मजबूत रहते हैं और ठंड सहन कर पाते हैं। छोटे पौधों को बोरी या पुआल से ढक देना चाहिए ताकि ठंडी हवा का सीधा असर न पड़े। पानी ज्यादा न दें, लेकिन मिट्टी को बिल्कुल सूखने भी न दें। धूप कम मिलने पर हल्की छटाई करें ताकि रोशनी अंदर तक पहुंचे। इन आसान तरीकों को अपनाकर किसान सर्दियों में भी अमरूद के पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं और अगली फसल में अच्छी उपज पा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं खीरे की खेती के बारे में। खीरे की खेती सर्दियों में भी आसानी से की जा सकती है, खासकर अगर आप काशी नूतन जैसी उन्नत किस्म लगाते हैं। यह किस्म जल्दी तैयार होती है, ज्यादा उपज देती है और कई बीमारियों से सुरक्षित रहती है। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन इसे ऑनलाइन बेच रहा है, जहां से किसान 5 ग्राम का पैकेट सिर्फ 40 रुपये में मंगवा सकते हैं। खीरे के लिए दोमट मिट्टी, अच्छी खाद और हल्की धूप सबसे जरूरी है। इसे खेत में भी उगाया जा सकता है और घर पर गमले में भी। गमले में मिट्टी, खाद और रेत मिलाकर बीज 1 इंच गहराई पर बो दें। 7 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है और अच्छी देखभाल से पूरे मौसम भर ताजे खीरे मिलते रहते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किसान की जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट को अपना करके सफलता हासिल की है। जी हां, वो वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं और उससे ही अच्छी आमदनी अर्जित करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने इसी राह को चुना है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं और रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग केवीके नारायण गांव में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30 बाय 60 के छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल, ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग, बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग हमें केवीके नारायण गांव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200 बाय 50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट करो, तो आप 70-30 60-40 ऐसा प्रोग्राम करके अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब ये एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद केवीके की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो, तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा देके 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है।
यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। केंचुओं का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसके अंदर हम किसानों को खाद कैसे बनाया जाता है, खाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शुरुआत से हम मार्केटिंग की तरफ क्या क्या करना होगा, इसका पूरा ट्रेनिंग हम किसान भाइयों को देते हैं। इसके लिए हम हमारे नज़दीक के किसानों को एक संदेशा भेज के ट्रेनिंग का शेड्यूल देते हैं और उसमें किसान भाई हमारे केवीके के आकर वो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग हम 5 से 6 दिन का रखते हैं आर्या के प्रोजेक्ट के अंदर, और स्किल ट्रेनिंग के अंदर ये 25 डेज़ यानी कि 25 दिनों तक हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का यूनिट कैसे सस्टेन होगा फार्मर के लिए, अपने खेती के लिए और बिजनेस के लिए हम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। उसके हम नव युवकों को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं, यानी कि वो कृषि क्षेत्र में आए और अपना कृषि क्षेत्र में आके अपना छोटा या बड़ा कारोबार शुरू कर सके। इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको सहायता भी करते हैं। उसके लिए हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुओं का खाद है वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, केंचुओं की कौन कौन सी जातियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें हम ट्रेनियों को देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद जो मटेरियल खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। उसमें गोबर आता है और अपने जो पीक रहते हैं खेती में जो हम पीक लेते हैं उसका काड़ी कचरा रहता है, उसका भी इस्तेमाल हम एक केंचुओं का खाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो हमें फार्मर्स को उनके यहाँ पे कौन से मॉडल का या कौन से पद्धति का वर्मी कंपोस्ट यूनिट होना चाहिए, केंचुओं का खाद का पूरा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हम किसान भाइयों को डिटेल्स में देते हैं। उसके लिए हम शेड कैसा होना चाहिए, शेड में हम प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम फार्मर्स को बता सकते हैं। ट्रेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, शेड की साइज़ कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें किसानों को बतानी पड़ती है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हम कह सकते हैं, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है और साथ ही साथ हमारे किसानों को एक अवसर भी प्रदान करती है कि हमारे किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सके। अब ये कैसे संभव हो सकता है, आपको विस्तृत जानकारी देते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसके साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है आपके पास, कोई सवाल है आपके मन में, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishiddarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। और साथ ही आपको बता दें दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।